नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। यूएस एड को लेकर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। कहा, भारतीय एजेंसियां कर रही फंडिंग की जांच। बीजेपी कांग्रेस में भी मचा घमासान। बीजेपी ने राहुल गांधी की चुप्पी पर उठाए सवाल। एक्शन मोड में दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता। पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ की सेवाएं की खत्म, तो वहीं 24 फरवरी से शुरू होगा विशेष विधानसभा सत्र। इसी सत्र में क्या रिपोर्ट होगी पेश। राहुल गांधी के बयान पर भड़क उठी मायावती। किया करारा पलटवार। मायावती ने कहा, उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में पहले झांके राहुल। महाकुंभ में स्नान कर रही महिलाओं की फोटो शेयर करने वालों पर बड़ा एक्शन। 15 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एफआईआर दर्ज। योगी ने दिया सख्त आदेश, किसी को भी नहीं बख्शा जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने काश पटेल को बनाया नया एफबीआई चीफ। एफबीआई चीफ बनते ही काश पटेल की चेतावनी। कहा, हमें नुकसान पहुंचाने वाले सुन ले, धरती के कोने कोने तक पीछा करेंगे। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात यूएस एड फंडिंग विवाद की। अमेरिका की एजेंसी यूएस एड द्वारा 21 मिलियन डॉलर की फंडिंग को लेकर भारत में सियासी घमासान छिड़ गया है। एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया कि ये फंडिंग भारत के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए थी। इस रिपोर्ट ने बीजेपी और कांग्रेस के बीच में तीखी नोकझोंक को भी जन्म दे दिया। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है और एंटी इंडिया फोर्स का हिस्सा बन गए हैं। बीजेपी ने यह भी कहा कि राहुल की चुप्पी इस बात को दर्शाती है कि वो संविधान की कसम खाने के बावजूद भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ट्रंप के इस बयान के बाद से कांग्रेस के खिलाफ जंग छिड़ी बैठी बीजेपी ने अखबार की आई नई रिपोर्ट को फर्जी बता दिया है। तो कांग्रेस ने कहा कि सच्चाई ये है कि यूएस एड के ये पैसे बांग्लादेश के गैर सरकारी संगठनों को गए हैं। रिपोर्ट ने बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश कर दिया और पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। साथ ही इस पूरे मामले पर एमईए का भी बड़ा बयान सामने आ गया। एमईए के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये काफी चिंताजनक है। उन्होंने ये भी साफ किया कि इस मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही इस पर अपडेट भी दिया जाएगा। एमईए कह रही है कि जांच की जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्यों कह रही है कि ये पैसा बांग्लादेश के लिए इस्तेमाल किया गया? देखिए, यही तो प्रोपेगेंडा है। यही तो यूएस एड ने पूरी दुनिया में इस तरह का नेटवर्क क्रिएट कर रखा है। अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं, वहां का सरकारी विभाग डोज कह रहा है, दस्तावेज जारी हो रहा है। आपने क्या किया? आपने इंडियन एक्सप्रेस वाले को कह दिया कि आर्टिकल लिख दो। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल क्या है? वैल्यू इसका डस्टबिन में डालने लायक। कितनी बार ये गलत छापेगा इंडियन एक्सप्रेस वाले? कितनी बार माफी मांग चुके हैं ये लोग अपनी गलत रिपोर्टिंग के लिए। लेकिन चूंकि ये मामला बड़ा संगीन है, पूरा का पूरा ये टुकड़े टुकड़े गैंग, वामपंथी गैंग पकड़े जाएंगे। आप इसको डिफ्लेक्ट करने के लिए आपने कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, पैसा जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो दरअसल बांग्लादेश के लिए था। आपने क्या किया? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, ये कर दिया, हर जगह सब जगह आने लग गया कि भाई पैसा वहां के लिए था। भाई, पूरा भाषण सुनो, पूरा दस्तावेज देखो। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि बांग्लादेश के लिए अलग 29 मिलियन डॉलर, 29 मिलियन डॉलर वो अलग है। यह हिंदुस्तान को जो आया सो अलग है। और सबसे बड़ी चीज, ये लोग, ये हिट जॉब करने वाले दलाल पत्रकारों का जो गैंग है, ये सारे शाम तक में आप देखना, कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये वाजपेयी, ये रवीश कुमार, ये अजीत, ये माला जपना चालू कर देंगे कि देखिए पैसा तो बांग्लादेश के लिए गया। और जिस संगठन से, वो आईएफएफआर से, जिस संगठन से पैसे हिंदुस्तान में आए यूएस एड के, उसका अपना रिटर्न फाइल जो किया है उसके अंदर वो बता रहा है कि वो पैसे गए हैं किसके पास? हिंदुस्तान आया है।
तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये दलाली का धंधा करने वाले पत्रकार और मीडिया हाउसेस को आपको चिन्हित करने, इन्हीं लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की आवश्यकता है। और इसलिए अमेरिका की सरकार कह रही है, अमेरिका का डिपार्टमेंट कह रहा है, इसलिए हिंदुस्तान की सरकार ने भी क्लियर कर दिया। विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कह दिया कि ये बहुत ही डिस्टर्बिंग फिनोमेना है। हिंदुस्तान की राजनीति में, हिंदुस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर किसी को नाक घुसड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती, इसलिए जांच हो रही है। इसलिए ये बकवास कांग्रेस पार्टी बंद करे, सही सही बताए कि राहुल गांधी चुप क्यों है। जी चलिए बढ़ते हैं आगे और बात दिल्ली की राजनीति की। दिल्ली में बीजेपी की नई नई सरकार जबरदस्त एक्शन में नजर आ रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कुर्सी संभालते ही ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। रेखा गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों को मिल रही व्यक्तिगत स्टाफ की सेवाओं को खत्म करने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही सीएम रेखा गुप्ता ने उन अधिकारियों को उनके मूल विभाग में वापस भेज दिया है जिन्हें पहले की सरकार ने कहीं और नियुक्त कर दिया था। तो एक के बाद एक दिल्ली में बीजेपी की सरकार एक्शन ले रही है। साथ ही दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की मुसीबत बढ़ाने वाली तारीख का भी ऐलान कर दिया है। रेखा गुप्ता सरकार ने 24 फरवरी से 3 दिन का विशेष विधानसभा सत्र बुलाया है। इस सत्र में सभी नवनिर्वाचित विधायक शपथ तो लेंगे ही, साथ ही इसी सत्र में 5 साल से लंबित कैग की 14 रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। ताबड़तोड़ तो एक्शन ले रही हैं मैडम सीएम रेखा, लेकिन जो सत्र बुलाया गया है विधानसभा का, वो कितना मुसीबत भरा होगा केजरीवाल के लिए। बिल्कुल, दिल्ली की जनता ने इसलिए वोट दिया कि लोग जानना चाहते हैं कि ये शीश महल में क्या हुआ। लोग जानना चाहते हैं कि केजरीवाल ने कहां कहां पैसे लूटे, कहां कहां गबन किया, कहां कहां चोरी की। इसलिए तो सत्ता परिवर्तन हुआ है। लोग वोट इसलिए नहीं दिए कि आप चुपचाप शांति से बैठ जाना। लोगों ने कहा काम करो, वादा पूरा करो, और 10 साल से जो दिल्ली को लूटा जा रहा था उसके लिए लोगों को पनिश करो। इसलिए सत्ता परिवर्तन हुआ है। प्रधानमंत्री ने यह वादा किया था कि पहले ही सत्र में सीएजी की 14 रिपोर्टें, 14 रिपोर्ट पे बैठे हुए थे छिपा के। क्यों? जरूर इसमें कोई ऐसी बात है जिससे केजरीवाल की इज्जत उतरने वाली है। तो ये तो कार्यक्रम चल ही रहा है। फिर आज एक और झटका लग गया। देखिए किस तरीके का आदमी था ये अपने भाई बंधुओं को बुला बुला करके, जान पहचान के लोगों को बुला बुला करके दिल्ली की सरकार में नौकरी दे रखा था कि कोई और जगह काम कर रहा है, कोई यूपी में है, कोई उड़ीसा में, कोई कहीं है, कोई कहीं है, यहां भी कई अलग डिपार्टमेंट में है। जो जान पहचान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता के चट्टे बट्टे निकले, उन सबको जो है इसने अपने पर्सनल स्टाफ और डिपार्टमेंट चेंज करके सबको रख लिया। अब जैसे ही सत्ता संभाली, ब्यूरोक्रेट्स ने बताया होगा, चीफ सेक्रेटरी ने बताया होगा कि पहले तो जासूस जो बिठा रखे हैं इसने सबको निकाल के बाहर करो पहले, अदरवाइज रोज कोई ना कोई खबर ये लोग लीक करेंगे और केजरीवाल को जो है वो इंफॉर्मेशन सप्लाई करेंगे। तो जितने भाई भतीजेबाद वाले जो लोग थे उनके लिए आ गया कि भाई आज से ही आपकी सेवा समाप्त होती है, आप जहां से आए वापस वहीं चले जाएं, यहां अब आपकी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है। और अब नए ढंग से अलग अलग इंपॉर्टेंट जगहों पे लोगों का अपॉइंटमेंट होगा। ये सरकार का अधिकार है। अब दिक्कत ये है कि जो लोग बाहर जाएंगे अब वो क्या करेंगे, कितने लोगों को बाहर जाना पड़ेगा, किन किन लोगों को किस तरीके से अपॉइंटमेंट किया गया। आप ये समझिए कि केजरीवाल ने 10 साल में जो सरकार चलाया, आप किस सरकारी विभाग के किसी भी जगह पे किसी भी फाइल पे उंगली रखिए उसमें घपला मिल रहा है। अब बात राहुल गांधी और मायावती के बीच मची लड़ाई की। दरअसल राहुल गांधी ने मायावती की राजनीति पर सवाल उठाया है। 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी ने छात्रों से कहा कि अगर मायावती विपक्षी गठबंधन के साथ आ जाती तो बीजेपी हार जाती। अब राहुल गांधी के इस बयान पर मायावती ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम करार दे दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस ने बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा, इसीलिए बीजेपी सत्ता में आई है। राहुल गांधी पहले अपने गिरेबान में झांके फिर बसपा पर सवाल उठाए। क्या चल रहा है राहुल गांधी और मायावती के बीच में? राहुल गांधी की राजनीति अलग लेवल पे ही है, वो किसी के समझ में नहीं आ रहा। भाई आप क्या कहना चाह रहे हो? आपको दलित वोट चाहिए, मायावती को गाली दे करके, मायावती को कमजोर बता करके, मायावती मन से चुनाव नहीं लड़ रही ये कह करके,
भाई किस तरह की बातचीत आप कर रहे हो? भाई अगर हिम्मत है तो आप कहो कि भाई हम समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, मायावती के साथ जाएंगे, वो भी आप नहीं कर सकते। भाई आप दलित दलित करना है आपको, दलित आपके साथ है नहीं। और इसको कहते हैं कि आप ओवर स्मार्ट बनने गए और उसी कुचक्र में फंस गए। इनको लगता है कि ये सब गांधी परिवार के साथ दिक्कत है। इनको लगता है कि हम लोग भाई भगवान के अवतार हैं और हिंदुस्तान में जो है भगवान ने भेजा है हमें यहाँ पे शासन करने के लिए। क्या हुआ हो आप इस चीज को समझ लीजिए। वहां भाव नहीं दे रही है अखिलेश यादव। उपचुनाव हुआ, 10 की 10 सीटों पे बोला कांग्रेस पार्टी को भी सीट नहीं देंगे, तो वहां मनमुटाव चल रहा है। तो ये थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करने के लिए मायावती को पुचकारने की कोशिश करने लग गए। ये समझाया गया होगा उनको, लेकिन भाषा, बातचीत, बोली और क्या बोलने से क्या उसका मतलब निकलेगा, इसमें कंफ्यूज हो गए राहुल गांधी। वो दलितों को अपनी तरफ मोड़ने के चक्कर में मायावती को जो है नाराज कर बैठे। अब ये कि चाची को मूछें होती तो चाचा हो जाते, तो ये तो अजब अजब कहानी आप बता रहे हो। भाई अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, सब एक साथ मिल लो। क्यों नहीं मिल रहे थे? हरियाणा में आप क्यों नहीं मिले? सारे लोग एक साथ। महाराष्ट्र में आप लोग एक साथ क्यों नहीं मिले? समाजवादी पार्टी को आपने टिकट नहीं दिया। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को आपने, तो ये कह देना सिर्फ कि हम लोग सब साथ होते साथ होते साथ होते। भाई साथ होने के लिए सबसे बड़ी चीज कि जो पार्टियां हैं वो राहुल गांधी को अपना लीडर स्वीकार करे। राहुल इस इंडी गठबंधन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हर पार्टी वो अपने अपने फिराक में लगी हुई है। और राहुल गांधी को ये जो ख्वाब में आता है कि मैं इंडी गठबंधन का प्रधानमंत्री का चेहरा हूं, मैं सबसे बड़ा लीडर हूं, हकीकत क्या है कि कोई भी गठबंधन का कोई भी घटक दल राहुल गांधी को अपना नेता मानना ही नहीं चाहता। और यहीं पे सबसे बड़ी दिक्कत है। जी, अब बात अगली खबर की। महाकुंभ के दौरान स्नान कर रही महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट और बेचने के मामले में प्रयागराज पुलिस ने 15 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एफआईआर दर्ज की है। अब तक ऐसे 17 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 3 केस भी दर्ज हो चुके हैं। प्रयागराज पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस तरह के अपराधों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। महिलाओं की निजता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपराधियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित भी की जाएगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस पूरे मामले में काफी गुस्से में हैं। किस तरह की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है? इन लोगों के साथ तो इन लोगों को जितनी भी सजा दी जाए वो कम है। ये किस तरह के सिक माइंडसेट के लोग हैं। कोई बता रहा है कि डार्क वेब के ऊपर इस तरह के वीडियोस जो है लोगों ने डाल दिया है। ये घटिया मानसिकता, ऐसे ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने स्टाइल में, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, कि अपने स्टाइल में उत्तर प्रदेश की पुलिस को डील करना चाहिए इस तरह के राक्षसों के खिलाफ। ये सब के सब वही हैं जो महाकुंभ को बदनाम करने की पूरी साजिश में शामिल है। कोई असेंबली में करता है, कोई संसद में करता है, कोई मीडिया में करता है, कोई सोशल मीडिया में करता है। सबका ध्येय एक ही है। ये सब अलग अलग हो, बात अलग है, लेकिन ध्येय इनका एक ही है कि किसी तरीके से इस महापर्व को, सनातनियों के इतने बड़े हुजूम को किसी तरीके से आप जो है बदनाम कर दो। तो रॉन्ग नंबर इन लोगों ने डायल कर दिया है। इन लोगों को, ये पाताल के अंदर भी छिपे होंगे, इनको निकाल के बाहर लाया जाएगा और इनको पनिश किया जाएगा। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भरोसेमंद भारतीय मूल के काश पटेल फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि एफबीआई के नए निदेशक बन गए हैं। अमेरिकी सीनेट ने 51-49 के मतों के साथ इस नियुक्ति को मंजूरी दी है। काश पटेल को ट्रंप का कट्टर समर्थक भी माना जाता है। जिम्मेदारी संभालने के बाद काश पटेल ने सभी का धन्यवाद भी किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि जो लोग अमेरिकियों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसे अपनी चेतावनी माने। हम इस दुनिया के हर कोने में उनका पीछा करेंगे। चलिए काम पर लग जाते हैं। जिम्मेदारी संभालते ही लंबा ट्वीट किया और कह रहे हैं कि किसी को भी नहीं छोड़ेंगे।
देखिए कितनी बड़ी बात है कि भारतीय मूल का एक हिंदू एफबीआई का चीफ बन रहा है और खुशी नहीं है मीडिया के अंदर। आपको याद होगा ये बराक ओबामा बना राष्ट्रपति, उसके पॉकेट में हनुमान जी की तस्वीर रहती है ना। वो इंडोनेशिया में उसकी मां ने उसको क्या क्या कहानी। कमला हैरिस पहली इंडियन, तमाम तरह की बातें हो रही थी। ये हिंदुस्तान का लेफ्ट मीडिया, ये वामपंथी, वो कमला हैरिस के प्रचार में लगे हुए थे। अभी दो हिंदू जो अमेरिका में भी, सेनेट के अंदर में भी, मीडिया में भी जय हरे कृष्ण करके अभिनंदन करते हैं, दो बड़े बड़े पोस्ट पे पहुंचे हैं। एक जो पूरे के पूरे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की डायरेक्टर बनकर के गई है, और एफबीआई जो इतना प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, एफबीआई का चीफ कैश पटेल बने। क्यों परेशानी हो रही है? मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली हो या वॉशिंगटन डीसी हो, ये डीप स्टेट वाले जिसके हम लोग चर्चा करते हैं, वो थर थर कांप रहे हैं। क्यों? कि इन्होंने साफ साफ कह दिया कि सारे फाइल्स को जो मैं बाहर करूंगा। अमेरिका के टैक्स पेयर का पैसा कहां खर्च हो रहा है उसका हिसाब होना चाहिए। अमेरिका के लोगों के प्रति एफबीआई को अकाउंटेबिलिटी रखनी पड़ेगी। सबसे बड़ी चीज, उनके हाल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ही नोज एफबीआई इन एंड आउट, कि भाई कोई सीक्रेसी लॉ के तहत कि ये टॉप सीक्रेट है, इसको पब्लिक नहीं करना है, इस आड़ में इन लोगों ने बहुत गंदगी फैलाई है, बहुत गंदगी फैलाई है, उल जलूल पैसे खर्च किए हैं, अय्याशी की है, लूट मचाई है। तो उनका ये कहना है कि 50% जो नेशनल इंटरेस्ट का मसला है उनको तो हम सीक्रेट रखेंगे, अदरवाइज एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट मैं बनाने जा रहा हूं जो रोज दे विल रोल आउट दोज टॉप सीक्रेट्स, और किस देश में, किस जगह पे, किस टेररिस्ट को किस तरीके से आपने टैक्स पेयर के पैसे को खर्च किया है। अभी जैसे डोनाल्ड ट्रंप बता रहे थे कि हमास वालों के लिए जो है वो कई मिलियन डॉलर्स जो है वो वहां पे कॉन्डोम दे रहे थे। बताइए, यह अमेरिका का काम है? ये टैक्स पेयर का पैसा लाखों करोड़ क्यों हिंदुस्तान में बंद किया गया? कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान को 21 मिलियन देने की क्या आवश्यकता है? डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है तो बांग्लादेश में जो है 29 मिलियन डॉलर दे दीजिए। भाई आपका क्या काम है? तो ये सारी चीजें होने वाली है। माल नहीं आएगा तो हिंदुस्तान में भी लोगों के पेट में दर्द होगा। बहुत बड़े बदलाव जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आने वाला है, और स्वागत करना चाहिए कि एक भारतीय मूल का व्यक्ति वो एफबीआई का चीफ बना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।